अच्छा बेटा, हम लोग अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी, फेब मार्च 24 का। आइएगा, इसको भी जरा एक नजर देख लेते हैं। तो पहले आपको मैंने कहा है कि पार्ट बी पहले आप लोगों ने पढ़ना है। पार्ट बी क्या कहता है? असेस वेदर द इम्प्रूव प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट। डीमेरिट गुड है भाई, बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो बताएं जी, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन देना, क्या ये बेस्ट मेथड है टू रिड्यूस मार्केट फेलियर? तो आइएगा जरा इस केस के ऊपर जरा एक नजर देख लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अब आए पार्ट ए देख लेते हैं जरा। विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, explain how the introduction of an indirect tax affects equilibrium in a market and consider the extent to which the incidence of the tax will fall on the consumer। तो बेटा इसने दो बातें पूछनी। पहला तो उसने ये बोला कि यार जरा बता दे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या। और फिर उसने कहा कि यार एक्सटेंट बताओ कि कितना हमारा कंज्यूमर पे ऑफ करेगा और कितना हमारा प्रोड्यूसर पे ऑफ करेगा। तो ये देखिएगा जरा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। आइएगा बेटा, सबसे पहले तो आपको नॉलेज के मार्क्स गेन करने हैं बाय डिफाइनिंग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किस तरीके से वो अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, किस तरीके से वो आपकी सप्लाई को अफेक्ट। यार मैं निकाल रहा हूँ, कौन है ये? कौन है ये? जारा, मैंने यार कितनी दफा आप लोगों को मना किया यार, नहीं बोला करो बीच में। देख ले क्वेश्चन। सबसे पहले आपने कहा है डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को डिफाइन करने के बाद बेटा आपको पहले तो बताना है कि ये करेगा क्या, कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगा, आपकी सप्लाई ओवरऑल कम करवा देगा। ठीक है, ये चीजें आपने जनरली उसको पहले बता दी हैं। इट इज एग्जांपल आपने देनी है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, और इन चीजों की आप लोगों ने एग्जांपल देनी है। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम। एक प्रॉपर डायग्राम बनानी है जिसके अंदर आप सप्लाई को डिक्रीज करोगे, आप उसके अंदर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल रेवेन्यू, कंज्यूमर बर्डन एंड प्रोड्यूसर बर्डन, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर शो करनी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर शो करनी। अब सवाल ये है, सवाल ये है बेटा कि हम लोग डायग्राम किस तरह बनाए, मतलब डिमांड कर्व हम लोग किस तरह का शो करें। तो बेटा आपने यहाँ पे एक नॉर्मल डिमांड कर्व शो करना है। शुरू में एक नॉर्मल डिमांड कर्व शो करना है जहां पर आपके पास इक्वल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बर्डन आ रहा, इक्वल आ रहा। सही। फिर जो सवाल का दूसरा पार्ट, वो ये कहता है कि यार इसका इंसिडेंस किस तरह शेयर होगा बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, मतलब किस हिसाब से शेयर होना चाहिए बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और यही चीज आपकी जाएगी इवैल्यूएशन में और कंक्लूजन में। इसी से फिर एक नदी आपकी जाएगी समंदर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या बताना, आप बोलेंगे कि यार द टैक्स शेयर्ड बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इज नेवर इक्वल, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पर आपकी दो और डायग्राम्स आएंगी। अच्छा, अब आपने जब दो डायग्राम्स यहाँ पे बना दी है ना, एक इलास्टिक की और एक इनइलास्टिक की, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। अब जब दो डायग्राम आपने यहाँ पे बना दी है तो आपको उनको पूरा शुरू से लेके अलिफ से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यार ये देखो सप्लाई अपनी कम हो गई तो पीछे चला गया, आने कंज्यूमर बर्डन आ गया, प्रोड्यूसर बर्डन, ये बताने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपने बनाई है ना, जहाँ पे आपने इलास्टिक के साथ लिंक किया, इनइलास्टिक के साथ लिंक किया, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो कि इलास्टिक में किस तरह कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन आ रहा है, इन इलास्टिक में किस तरह कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन। बेटा इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक में योर प्रोड्यूसर बर्डन शुड बी ग्रेटर देन योर कंज्यूमर बर्डन, और इन इलास्टिक में योर कंज्यूमर बर्डन शुड बी ग्रेटर देन योर प्रोड्यूसर बर्डन। ये चीज को अपने माइंड में रखें। ये चीज आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, किस हिसाब से वो हमारे पास चेंज होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और ये वो। कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे, अपना एंडिंग पैराग्राफ जो आपका चलेगा वो क्या होगा,
कि बेटा इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपके पास किस तरह बर्डन शेयर होगा बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये हमारे पास पूरी कहानी चलेगी इस आंसर के अंदर। अब कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। या अगर क्लियर हो गया तो भी बता दें, यस लिख दें तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ब्लैक मार्केट वाला पॉइंट बेटा जरूरत नहीं है ना, क्यों लिखना है ब्लैक मार्केट वाला। देखिए अब वही मैं बात देखो, मैं एक बात करता हूँ कि आंसर को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करो, जो चीज उसने पूछी है ना सिर्फ वही बताओ। एक्स्ट्रा आप लिखेंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे उसके अंदर। सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिफाइन करेंगे या सिर्फ टैक्स। देखिए इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि वो टैक्स किस तरह डिवाइड हो रहा है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आप बस स्टेटमेंट लिख दीजिएगा इन ऑर्डर टू कंक्लूड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स शेयर्ड बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही। सर कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन आपका यहीं से चलता हुआ आएगा, कंक्लूजन यहीं से चलता हुआ आएगा, और आपने एंड में बस एक बात बता देनी है कि भाई इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस तरह टैक्सेस शेयर में। अगर इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर बर्डन ज्यादा होगा, अगर इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर बर्डन ज्यादा होगा। यार देखो ना फिर। नहीं। हाँ डेडवेट लॉस सब्सिडी में होता है, बट उसको भी इतना ज्यादा लिंक करने की जरूरत नहीं होती वहां से। सर डायग्राम एक दफा दिखा दे। बेटा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली आ गई, जो मैंने कहा था कि डिमांड आपकी इक्वल डिमांड आ रही है, ठीक है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने लिख के दी हुई है। ये आपका इलास्टिक आ गया, और ये आपका इन इलास्टिक आ गया, ठीक है। बस आपने इन एरियाज को एक्सप्लेन करना है, ये जो शेडेड रीजन है ना सिर्फ इसको, और लंबी नहीं करनी उसके। ठीक है भाई, चले अब मैं 2B की तरफ जा रहा हूँ। Assess whether the improved provision of information is likely to be the best method to reduce the consumption of demerit good। कहता है, अच्छा, कहता है कि यार अगर डीमेरिट गुड हमारे पास है तो क्या प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आएगा बेटा किस तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी अब यहाँ पे है। बेटा सबसे पहले तो देखो आपने क्या क्या चीजें उसको डिफाइन कर दी। डिफाइन मार्केट फेलियर, प्लस डीमेरिट गुड। हम लोग वो क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको भी डिफाइन करेंगे बट थोड़ा आगे जाके। अभी मैं कनेक्शन कुछ और बता रहा हूँ। आप लोगों ने मार्केट फेलियर बताया, आप लोगों ने डीमेरिट गुड बताया, आप लोग इसकी बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। अब इसने आपको यहाँ पे एक बात बोल दी है, क्या बोला इसने, रिड्यूस द कंजम्पशन, कंजम्पशन कम करना है, यानी कि ओवर कंजम्पशन के साथ ये लिंक कर रहा है। तो बेटा आप डायग्राम कौन सी बनाएंगे, आप डायग्राम बनाएंगे डिमांड इंक्रीज वाली, कि यार ये डिमांड कर होना चाहिए था, ये सप्लाई होना चाहिए था, बट असल में देखो डिमांड आपकी बढ़ी हुई है और ओवर कंजम्पशन हो गई है, और वो सारी कहानी आपने बता, ठीक है। अब आइएगा फर्दर आगे। फिर उसने कहा कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करो। तो बेटा आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज लैक ऑफ नॉलेज। डिफाइन लैक ऑफ नॉलेज, और इसका लिंक आप लोग करेंगे विद प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोविजन इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप इसको किसके साथ लिंक कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो आपने इसके पॉजिटिव्स प्लस नेगेटिव्स, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ये दोनों बातें आपने उसकी बतानी है। और आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम कौन सी बनाएंगे आप लोग, जिसके अंदर आपका डिमांड कर्व गिर रहा है, आपकी डिमांड फॉलो, ठीक है। तो आपने ये डायग्राम बनानी है लैक ऑफ नॉलेज के हिसाब से, आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताना, सही है जी। अब बेटा इसके अलावा अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स होगा, देखो इन्फॉर्मेशन आएगी, लोगों के पास नॉलेज आएगी, लोगों को पता चलेगा कि शराब सिगरेट वगैरह बुरा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह अमल है, तो लोग सीख जाएंगे, लोग कम कंज्यूम करेंगे, ये बेनिफिट्स आ रहे हैं। ड्रॉबैक्स क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स ये हैं कि यार हो सकता है कि लोगों को आदत पड़ी हुई हो, लोग हैबिचुअल हो। अच्छा इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो इट इज नॉट क्लियर, समझते हैं बात को।
इसके अलावा आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसा, सही है। इसके अलावा बेटा अब आपने यहाँ पे बतानी है ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी कैन बी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर टाइम हो, अगर टाइम हो तो इसकी डायग्राम भी बना लेना, अगर टाइम नहीं है तो डायग्राम मत बनाइएगा। अगर टाइम है तो बना लो, अच्छी बात, सही। डायग्राम आपने बता दी, आपने इसके भी लिंक कर दिया थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब आपने जनरली थोड़ा थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, और अल्टरनेटिव पॉलिसी के अंदर आप क्या लिख सकते हो, बैन। इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका मेन फोकस है इसके ऊपर, सही है। बाकी दो को आपने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन पे है बेटा। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि यार देयर इज नो वन बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर। रीजन क्या है, देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि यार ये गुड सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या उनकी सेहत के लिए हार्मफुल है, बट ये सब जानते हुए भी ये लोग कंज्यूम करते हैं ड्यू टू एक उसका नेचर ऐसे कि वो हैबिचुअल गुड है, एक हैबिट फॉर्मिंग गुड है। शराब सिगरेट वगैरह ये बेटा हैबिट बन जाते हैं आपके, फिर आप लोग जो हो जो भी इसको यूज करता है कंज्यूम करता है वो फिर उसके बिना रह नहीं सकता, तो बड़ी विल पावर चाहिए छोड़ने के लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे यार इस पॉइंट पे आपकी एडवर्टाइजिंग इतना काम नहीं करेंगी, आपको अल्टरनेटिव पॉलिसी पे जाना पड़ेगा कि आप बैन ही कर दो उसको, या जी आप उसको जो है वो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें उसके ऊपर, ये चीज आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर आप बोले कि यार अगर आपने ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं और आपने बैन शैन लगाए हुए हैं बट फिर भी लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है लोगों के पास नॉलेज नहीं है, फिर आपको एडवर्टाइजिंग लेके चलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एक माइंडसेट एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको जो है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज यूज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अचीव योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो देर इज नो वन बेस्ट पॉलिसी। हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन फेलियर है तो वो एडवर्टाइजमेंट से हल हो, लेकिन ओवरऑल डीमेरिट को सॉल्व करना, यहाँ पर सिर्फ एक पॉलिसी काम नहीं कर सकती, यहाँ पे आपको दो से तीन पॉलिसीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, लिंक करना पड़ेगा, सम करके करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सवाल है बेटा? अच्छा, पहले तो वासे का एक सवाल आया हुआ है, अगर सब्सिडीज पे क्वेश्चन हो तो डेट वेट लॉस कितना है बेटा, एक लाइन में बता दो या बताने की जरूरत भी ऐसा नहीं होती, एक आध लाइन में खत्म कर। सर ये लिख सकते हैं कंक्लूजन दैट के लॉन्ग टर्म में अफेक्टिव होगी प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन पर शॉर्ट टर्म में भी सर शॉर्ट टर्म में भी इनअफेक्टिव हो, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और कोई सवाल? सर इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट करके डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे, बता दो लेकिन इतनी लंबी नहीं करना जितनी आप एडवर्टाइजमेंट में कर रहे हैं। मैं वही बात आपसे कर रहा था कि बैन पे और इनडायरेक्ट टैक्स पे आप ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। और कोई सवाल? सर हैबिचुअल वाला पॉइंट रिपीट कर दे, रिपीट नहीं हो जाएगा कंक्लूजन में तो बेटा ऊपर ना लिखो, ऊपर से बचा लो एक पॉइंट, समझे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई पॉइंट आपका कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है तो एक जगह से उसको हटा दे, वहां पर ना लिखे। बैन पे ब्लैक मार्केट अफेक्टिव, हाँ ड्रॉबैक है, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? बट ब्लैक मार्केट का ड्रॉबैक छोटा सा लिखना है जी, ज्यादा लंबी नहीं करनी, नॉट इन डिटेल, मुनासिब सा लिखें छोटा सा, के बाद भी आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3। सर इस पेपर के बाद आप मार्शल एंड कंडीशन को आंसर में लिखना समझा देंगे, देखते हैं बात कर लेते हैं इसके बाद। 3B कहता है असेस वेदर एन एस्टिमेट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी मोर यूजफुल टू अ फर्म देन एन एस्टिमेट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहता है कि यार जो हमारा पीडी है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पीएस फॉर अ प्रोड्यूसर, सही बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला explain the meaning of income elasticity of demand and consider the extent to which a rise in income will increase the consumption of all goods and services। तब इतना कोई बकवास सवाल है ये, इसका कोई हिसाब नहीं। इधर है, कहता है भाई वाईडी के हिसाब से बताओ कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या हर गुड की आपके पास जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, सही।
तो बेटा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। आपने किस तरह स्टार्ट करना है, आपने डिफाइन करना है वाईडी, आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला, और आपने यहाँ पे लिखनी है वैल्यूज। सही है, डिफाइन किया, वाईडी को फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज लिख दिया। अब जब वैल्यूज वगैरह लिख दी तो फिर आपने बेटा बेसिक सा नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड को डिफाइन कर दिया, नॉर्मल प्लस इंफीरियर। अच्छा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपकी इनकम बढ़ रही है, तो गधों की तरह इनकम डिक्रीज का केस मत बताइएगा, इनकम इंक्रीज का ही बताइएगा। फिर उसने आपको लिंक करना है, लिंक विद डायग्राम्स। ठीक है, अब जब वो कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड की बात करनी है, तो बेटा फिर यहाँ पर उसको नेसेसिटी के साथ भी कर दो, तो नेसेसिटी को भी बता दो कि यार देखो आपकी इनकम बढ़ रही है तो नेसेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नॉर्मल देखो बढ़ रहा है, इंफीरियर कम हो रहा है। इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन भी करना है कि ये होते क्या है, उस हिसाब से आपने बताया। तो ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने इवैल्यूएशन में क्या लिखना है भाई, जो कंक्लूजन आपका लास्ट एंडिंग पैराग्राफ आ जाएगा, एंड में आपने ये लिखना है कि भाई जब इनकम बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप्स, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप आपके पास ये मामला हो रहे हैं भाई, क्या आपकी जो है वो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इंफीरियर की डिमांड कम हो जाती है, और नेसेसिटी वही रहती है जो। समझ गए, बड़ी सिंपल सी है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चले 3B के ऊपर आ रहे हैं। whether the estimate of PED, whether the estimate of PED for a product is likely to be more useful than a firm than its PES। कहता है क्या पीईडी आपके पीईएस से ज्यादा बेहतर है? यार अब ये तो कोई सवाल ना हुआ ना सर, वाईडी की वैल्यूज क्या थी, ये कोई सवाल है पूछने वाला? नॉर्मल इलास्टिक, नॉर्मल इलास्टिक वो उससे ऊपर से आ रहा है, नॉर्मल इलास्टिक, नॉर्मल इलास्टिक आपने नहीं बताना है इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा बड़ा सवाल है, उसमें इंफीरियर और नेसेसरी भी पूछ रहा है। वाईडी की वैल्यूज बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो यार। जी पीईडी क्या, और क्या पीईडी आपके लिए बेहतर है या आपके लिए पीईएस बेहतर है, ये सवाल। सही है, अब यहाँ पे आए जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में आपने क्या करना है बेटा, आपने डिफाइन किया पीईडी प्लस पीईएस। ठीक है, तो यूजफुलनेस ऑफ पीईडी तो आपके पास सीधा सीधा वो आ जाएगी ना, कि रेवेन्यू कैसे आपके पास बढ़ेगा और ये वो सब कैसे होगा, तो मैं पीईडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बताएंगे यूजफुलनेस फॉर प्रोड्यूसर, कि वो टीआर कैसे अपना इंक्रीज कर सकता है, ये बात आपने उसको बता दिया। हाउ एवर बेटा ऐसी क्या चीजें हैं जो पीईडी कंसिडर नहीं करता, पीईडी सब्स्टिट्यूट्स का लिंक और कॉम्प्लीमेंट्री का लिंक कंसिडर नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, और आप क्या कहेंगे कि पीईडी जो है वो इनकम को भी कंसिडर नहीं करता, इनकम नॉट कंसिडर्ड। तो ये आपके आ गए हैं ड्रॉबैक्स। अगर मैं बात करूं पीईएस की, अगर मैं बात करूं पीईएस, तो पीईएस के अंदर बेटा क्या मामला था आप यहाँ पे बना सकते हैं। पीईएस के अंदर आप ये चीज बोल सकते हैं कि यार पहले तो बेनिफिट्स बताए ना, बेनिफिट्स क्या क्या आएंगे आपके, कि देखो यार हमें पता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्म की औकात पता चल जाती है, बिजनेस की औकात पता चल जाती है, और ये और वो, ये सारे आपके आ गए बेनिफिट्स। बट ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ये है कि यार समटाइम्स ऐसा होता है कि यू कैन नॉट चेंज योर पीईएस ड्यू टू नेचर, नेचर ऑफ गुड, इसकी वजह से अपना पीईएस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इन चीजों की वजह से अक्सर अपने पीईएस में फंस जाते हो, आप इलास्टिक ही रहते हैं या फिर आप सिर्फ इन इलास्टिक ही रहते हैं। समझे बात को? तो आपने पीईडी किया और पीईएस के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक सारे कंपेयर करें, आ जाए कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में मैं लिखूंगा बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कैसे? यार लेट से मेरी डिमांड इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक में वो कहता है कि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा भाई। अच्छा, मैंने एक रूल रटा हुआ था कि यार मैं इन इलास्टिक कोड बेचता हूँ तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए, मैंने अपनी प्राइस बढ़ा दी, मेरी डिमांड इन इलास्टिक है,
मैंने अपनी प्राइस बढ़ा दी। अच्छा, अब जब कंज्यूमर खरीदने आ रहा है तो मेरे पास साला रिसोर्सेज ही नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, तो बेटा वहां पर मैं अपने पीईएस की वजह से मर गया। मैं अपने पीईएस की वजह से मर गया क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। अच्छा, लेट से पीईएस की बात कर लेते हैं। भाई पीईएस के अंदर मेरे पास इलास्टिक सप्लाई है, मेरे पास अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल है, और बहुत मेरे पास सारी चीजें रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल। बट प्रॉब्लम, अच्छा अब ये मैंने देख लिया कि यार अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है तो आप फायदे में हो और आप खुश रहेंगे। तो इस चीज को देखते हुए क्या मेरे पास सप्लाई अच्छी खासी है, मैंने क्या किया, मैंने प्राइस बढ़ा दी। अब बेटा जब मैंने प्राइस बढ़ाई और मेरी डिमांड लेट से इलास्टिक, मेरी डिमांड इलास्टिक है और मैंने प्राइस बढ़ा दी, तो बेटा मेरा तो पूरा कंज्यूमर ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसकी वजह से मर गया, पीईडी की वजह से मर गया। तो बेटा दोनों चीजें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, एक का लिंक आपकी डिमांड के साथ है, एक का लिंक आपकी सप्लाई के साथ। तो ये आप एग्जामिनर को बताओ कि यार बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर नेसेसरी। आप एक चीज पे रह के अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। समझ में आती है बेटा, बात क्लियर है? कोई टेंशन, कोई सवाल? पता कैसे चलेगा प्रोड्यूसर की बात करनी है या कंज्यूमर की बात करनी है या गवर्नमेंट की बात करनी है? बेटा बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई सवाल?